हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी रूट। मैं हूं अजय कुमार। आज का हमारा टॉपिक है दो ध्रुवीयता का अंत। इससे पहले लास्ट लेक्चर्स हमारा जो हुआ है उसके अंदर हमने ये देखा कि शीत युद्ध किस प्रकार से हुआ, उनमें प्रमुख शक्तियां पूंजीवाद, साम्यवाद, उनके बीच में किस प्रकार से एक अपना जद्दोजहद हो रहा था, कैसे एक शक्ति दूसरे शक्ति को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही थी और कैसे वैचारिक मतभेद आगे बढ़ते चले गए थे। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि दो ध्रुवीयता का अंत, अर्थात पहले हमने ये देखा कि दो ध्रुवीय कैसे बने, एक अमेरिका और दूसरा, फर्स्ट है अमेरिका और सेकंड है सोवियत संघ। इसके अंदर अब हम ये देखेंगे यहां पर एक ही प्रमुख शक्ति जो है वो क्या है, बची है, और दूसरी शक्ति का यहां पर अंत हो गया है। अर्थात यहां पर जैसे पता था अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी और सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवादी, ये विचारधारा है इसकी। तो इसमें बेसिकली ये देखा जाएगा कि यहां पर अब ये देखना है कि यहां पर पूंजीवादी विचारधारा आगे बढ़ती है, साम्यवादी विचारधारा आगे बढ़ती है, अर्थात ये किसका प्रभाव क्षेत्र सबसे ज्यादा मजबूत रहा। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये देखेंगे कि यहां पर एक अमेरिका और सोवियत संघ, इनकी विचारधाराओं में कैसे एक निरंतरता आगे बढ़ती चली गई और यहां पर एक प्रमुख शक्ति उभर कर सामने आई। तभी तो कहा जाता है दो ध्रुव में से, जैसे कहते हैं ना कि एक पृथ्वी है, उसके दो पोल है, सबसे पहले एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, ठीक है। इस तरह से दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। उसी प्रकार से यहां पर बताया जाएगा कि यहां दो ध्रुवों में से एक ऐसा कौन सा बच गया जहां पर दो ध्रुव तक अंत हो गया, अर्थात एक ध्रुवीय व्यवस्था कायम हो गई। वो व्यवस्था कैसे, अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था एक ज्यादा प्रभावी साबित हुई सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा के ऊपर। तो हमें यह देखना है कि सोवियत संघ की ऐसी कौन सी कमियां हो गई जिसकी वजह से सोवियत संघ को यहां पर नीचे होना पड़ा, और कैसे वो सोवियत संघ अपने आप को एक अथक प्रयास करने के बावजूद भी एक जो है विश्व के स्तर पर वो एक उसका पतन हो गया। तो हम यहां पे देखेंगे, जैसे देखा गया कि सोवियत संघ ने अपनी विचारधारा को इतनी ज्यादा मजबूत कर दिया था, इतना ज्यादा आगे उसने बढ़ाया कि ये कोल्ड वॉर से पहले देखा जाए तो अमेरिका के समक्ष सोवियत संघ एक शक्ति जो है बहुत ज्यादा मजबूत थी। क्योंकि उससे पहले क्या हुआ था, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा मैं सोवियत संघ का। यहां पे क्या हुआ कि जो सोवियत प्रणाली है, सोवियत प्रणाली, ये प्रणाली ये थी, ये क्या हुआ था कि रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, रशिया की क्रांति 1917 के अंदर हुई थी, और इस क्रांति के बाद ही एक साम्यवादी व्यवस्था जो है वो सत्ता में आई थी, वही सोवियत संघ। अब ये लगातार ये देखा गया कि अब जैसे सबसे पहले जो सैटेलाइट भी छोड़े गए थे वो भी अमेरिका से पहले ही छोड़े गए थे। तो देखा जाए तकनीकी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था वहां का, और वहां पर एक लौह उत्पादन, कच्चा तेल, इस प्रकार से कई गुना मामलों में सोवियत संघ बहुत आगे था। लेकिन एक ही झटके के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे एक संकट में आ गई, कैसे खतरे पड़ गए, उसका पतन कैसे हो गया। तो यहां पर देखें, थोड़ा सा साम्यवाद हम देख लेते हैं कि साम्यवाद ने क्या किया था। साम्यवादी विचारधारा से आप भलीभांति परिचित हो गए, अर्थात जो पूंजीवादी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत होती है वही साम्यवादी विचारधारा कहलाती है। अर्थात क्या है कि इसके अंदर व्यक्तिगत आचार विचारों को ध्यान में न रख करके उसके अंदर समस्त एक समाज के को एक ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि कार्ल मार्क्स से संबंधित इनकी विचारधारा है, समाज के अंदर कोई व्यक्तिगत नहीं होगा, समान रूप से हम उसकी बात करते हैं। तो यही विचारधारा इनकी थी। तो साम्यवादी क्या था, निजी हित को छोड़ करके, जो निजी परस्पर हित होते हैं अर्थात व्यक्तिगत हित होते हैं, उनको छोड़ करके यहां पर क्या है, एक समान स्वामित्व की कामना करना। समान स्वामित्व, समान स्वामित्व, समान स्वामित्व इन द सेंस कि व्यक्ति जो होंगे समाज के अंदर, जो समाज का या एक प्रकृति के अंदर जितना उसके अंदर संसाधन होंगे उनके ऊपर पूरा अधिकार किसका होगा, ये समस्त व्यक्तियों का स्वामित्व होगा। इसके अंदर कोई पर्सनल इंडिविजुअली
कोई किसी कुछ नहीं होगा। और उसके बाद क्या है कि यह व्यवस्था का एक प्रमुख जो एक क्राइटेरिया है वो यह था कि इसकी व्यवस्था क्या होगी, राज्य के नियंत्रण में होगी। अगला पॉइंट हमारा क्या है इसका, इसके ऊपर राज्य का नियंत्रण होगा पूर्ण रूप से। अर्थात क्या होगा, अगर किसी भी चीज का सेपरेशन किया जाता है तो वो कौन करेगा, स्टेट ही क्या करेगा, सभी व्यक्तियों को जितना भी होगा बराबर रूप से वही उसका संसाधनों का रिसोर्सेज का बंटवारा करेगा। तो यहाँ पर्सनली नहीं देखा जाएगा कि क्या राज्य ही सबको देगा, तो राज्य क्या करेगा, सिर्फ एक ही दृष्टि नहीं देखेगा, वो समान दृष्टि के साथ देख करके लोगों की कामनाओं के बारे में सोचेगा। फिर इसके बाद ये विचार हमारा आता है कि अब इसकी व्यवस्था कैसी थी, सोवियत प्रणाली, अर्थात कि शीत युद्ध से पहले की थोड़ी हम बात कर लेते हैं। वो प्रणाली सोवियत संघ की ऐसी थी कि यहां पर उन्नत किस्म की तकनीकें थी, उन्नत तकनीकी व्यवस्था, उन्नत तकनीकी व्यवस्था के साथ साथ ये थी। और इसके बाद क्या था, इनके पास अपना ऊर्जा संसाधन था, ऊर्जा संसाधन बहुत ज्यादा रिच थे ये। फिर इसके बाद आता खनिज तेल, लोहा, इस्पात और तकनीकी व्यवस्था और स्पेस एक रिसर्च, इनके पास अपना इतना एक मजबूत व्यवस्था थी जो यहां पर अमेरिका के एकदम विरुद्ध थी। पूरी तरह से अमेरिका ने ज्यादा एक अपनी प्रदर्शन था एक शक्ति के मामले में, लेकिन ये धीरे धीरे करके एकदम कमजोर पड़ता चला गया और उसके बाद यह व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो गई। अगला हमारा है दूसरी दुनिया। दूसरी दुनिया का अर्थ यह है कि राजनीति के अंदर विशेष तौर पर हम देखते हैं पहला विश्व, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। तो दूसरी दुनिया का अर्थ क्या है कि यहां पर हम विशेष रूप से हम क्या कर रहे हैं, सोवियत संघ की एक साम्यवादी व्यवस्था का प्रभुत्व के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कैसे इस प्रकार से कैसे व्यवस्था आगे बढ़ती चली गई थी। तो यहां पर दूसरी दुनिया का अर्थ यही होता है कि सोवियत संघ ने क्या किया कि वहां पर जितने भी पूर्वी यूरोप के देश जो हैं, पूर्वी यूरोप के देश और उनके ऊपर क्या किया इसने, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर उसने उनके ऊपर अपना एक साम्यवादी प्रभाव छोड़ा कि अर्थात जो पूर्वी यूरोप के जो देश हैं उनके ऊपर क्या किया इसने कि अपना उन सभी देशों के ऊपर सामाजिक तौर पर और राजनीतिक उनकी पकड़ इतनी ज्यादा साम्यवाद की मजबूत हो गई थी और उन्हीं के ऊपर साम्यवादी प्रदर्शन कायम हो रहा था, उसी को ही कहा जाता है दूसरी दुनिया। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आपको ये पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा यहां पर, अब हम बात करते हैं यहां पर विघटन का प्रमुख कारण कौन सा था। अब हम बात करते हैं अगला कि सोवियत संघ विघटन का प्रमुख कारण कौन सा था। विघटन का कारण कई बार लगभग देखा जाए तो हर बार क्वेश्चन ये हमेशा रेज होता है और ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से सुनना आप लोग। तो सोवियत संघ विघटन का प्रमुख कारण क्या था, कहते हैं कि किसी भी चीज का अगर खंडन या विखंडन अगर किया जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां ऐसी होती हैं। वो कमी क्या है कि अब क्या है कि जिस तरीके से एक समाज होता है, जैसे व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है, तो वही सबसे पहले क्या होगा, व्यक्ति होगा, व्यक्ति से फिर समूह बनेगा, समूह से फिर क्या बनेगा, एक कस्बा बनेगा, कस्बा से फिर पूरा गांव बनेगा, गांव के बाद फिर सीधा क्या बनेगा, राज्य बनेगा, राज्य से पूरा देश बनेगा, देश से फिर एक बड़े स्तर पर राज्य हमारा बनेगा, जो राजनीतिक स्तर पर हम पढ़ते हैं उसको, फिर राज्य से एक राष्ट्र बनेगा। तो इसी प्रकार से क्या है कि यहां सोवियत संघ एक बड़े राष्ट्र के रूप में था। तो यहां विघटन ऐसा क्या हुआ उसके अंदर कि विघटन होना शुरू हो गया। जैसे लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि एक शीत युद्ध जो चल रहा था यहां पर, वो क्या था, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, जर्मनी दो बराबर भागों में बांटा गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। जो पूर्वी जर्मनी थी वो समर्थन किसको करता था, ये सोवियत संघ करता था, और पश्चिमी जर्मनी किसको समर्थन कर रहा था, वो अमेरिका कर रहा था। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो ये सोवियत संघ की जो विचारधारा यहां पर जो पूर्वी जर्मनी थी, पूर्वी जर्मनी, अर्थात ये कहा जाता है कि हम इसे केंद्र कहें तो कोई बड़ी बात नहीं यहां पर इनके की शीत युद्ध यहां पर एक ध्रुवीयता कायम होना और इसके पतन का। तो ये प्रमुख कारण ये था पूर्वी जर्मनी, क्योंकि इसी के बीच में ही यहां पे क्या किया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में विभाजन एक तरीके से था और सपोर्ट अलग अलग कर रहे थे, पूंजीवादी और साम्यवादी। अब क्या किया, पूर्वी जर्मनी सपोर्ट कर रहा था किसको, सोवियत संघ को। अब बर्लिन दीवार यहां पर खड़ी कर दी गई थी। अब क्या हुआ कि जब पूरी तरह जो जनता थी पूरी जर्मनी की, ये पूरी तरह डिपेंड किसके ऊपर हो गई, सोवियत संघ की हो गई। अब सोवियत संघ ने क्या किया, उनके ऊपर इतना ध्यान देना छोड़ दिया,
प्लस उसने अपोजिट में क्या किया, ज्यादा से ज्यादा अपने हथियारों को होड़ उसने करना शुरू कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम हथियार हमारे पास हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पूरे विश्व के ऊपर एक हमारा एक ध्रुवीय व्यवस्था कायम हो जाएगी। उसने ये सोचा, हालांकि ये उसकी सबसे बड़ी कमी थी कि अगर वो यही कमी अगर नहीं करता तो हो सकता है कि शायद जैसे एक प्रकार से मजबूती के इस तरह से देखा जाए, प्राकृतिक चाहे राजनीतिक सामाजिक आर्थिक तौर पर जो अमेरिका से पहले सोवियत संघ हुआ करता था तो अभी भी वही बना रहता। लेकिन यहाँ पे इनकी कमियां कौन कौन सी वो मैं आपको बता देता हूं, जिन कमी के कारण से यहाँ पर इनका सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो सबसे बड़ी एक पहली कमी जो हुई थी यहाँ पर वो ये थी कि इसने क्या किया, हथियारों पर सबसे ज्यादा होड़ करना शुरू किया। हथियारों की होड़, जिसके अंदर प्रमुख घातक हथियार उनको बढ़ावा दिया गया। अब जाहिर सी बात, हथियारों को बढ़ावा दिया जा रहा है तो जनता के ऊपर ध्यान दे नहीं पाए ये लोग, तो जनता तो सबसे पहले मूलभूत होती है, पहले उनको देखा जाएगा तो हथियारों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो उसके बाद दूसरा अगला पॉइंट हमारा आता है कि जो उनकी जनता की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा ना कर पाना, मतलब कि आवश्यकताओं को, जनता की आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाना। ठीक है, तो इस तरीके से देखा गया और यही देखा गया कि प्रमुख तौर पर अब उसने क्या किया कि रूढ़िवादी एक तौर पर देखा जाए तो पूंजी साम्यवादी व्यवस्था क्या थी यहाँ पर सोवियत संघ में, एक रूढ़िवादी या एक तरीके से देखा जाए तो अपने आप को उसने पूर्ण रूप से वहां पर एक अपनी स्थापना कर ली थी कि यहां पर जो अगर अपनाया जाएगा तो साम्यवादी विचारधारा को ही अपनाया जाएगा। और उसने ये भी जोर डाला कि जो वहां की जनता थी उनके ऊपर जबरदस्ती उसको ये थोपा जा रहा कि तुम्हें साम्यवादी व्यवस्था, और ये परंपरा आज के समय से नहीं, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 1970 से ये परंपरा जो लगातार चलती रही है। और कोई भी अगर एक जनता होती है समाज की तो वही चाहती है अलग अलग स्वाद चखना चाहती है, ये नहीं कि साम्यवादी विचारधारा को अपना के रखा जाए। तो उसने क्या किया था, पूरा राज्य के प्राकृतिक संसाधन जितने भी थे किसके हाथों में थे, ये सोवियत संघ के हाथों में था। और इस आधार पर इसने क्या किया, जनता को यही पूरा उसने दबाव डाला कि तुम्हें साम्यवादी व्यवस्था को ही अपनाना है। इस कारण से यहां पर जनता ने धीरे धीरे करके अब यहां से ये देखा कि बदले में हमारी जो व्यवस्था है इसकी अपेक्षा में अमेरिकी जो एक व्यवस्था वाले लोग हैं, अर्थात कौन, जो पश्चिमी जर्मनी है, वो लोग ज्यादा खुश है। तो उन्होंने क्या किया था कि एक बर्लिन की दीवार को उन्होंने जो है एक खत्म करने की कोशिश की थी। अब इसी क्या हुआ, इसी समय काल पे अब यहां पर पूर्ण रूप से क्या देखा गया कि एक उनके प्रमुख जो नेता हुए उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। जब उन्होंने ये देखा कि अब पूरी तरह से सोवियत संघ के अंदर दरार आ चुकी है और ये खंडित होने वाला है, टूटने वाला है, तब उन्होंने ये सोचा कि हम अपनी एक ऐसी पॉलिसी लेके आए कि जिसके जरिए क्या होगा कि इस नीति और इस व्यवस्था को ये कैसे करके हम उसको बचा सकते हैं कि हमारा सोवियत संघ बच जाए, वो टूट ना पाए। तो उन्होंने उनकी प्रमुख नीति कौन कौन सी थी, पहले यहां लिख देता हूं, ये मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां। तो इसके बाद पहली नीति कौन सी थी, ये थी ग्लासनोस्त। दूसरी पेरेस्ट्रोइका, ये यहां पर उनके ही टर्म में है तो यहां पर आपको बता देता हूं शुद्ध हिंदी इसका क्या होता है। ग्लासनोस्त का मतलब ये होता है खुले द्वार की नीति, खुले द्वार की नीति, कंफ्यूज मत होना आप लोग, खुले द्वार की नीति। और दूसरा पेरेस्ट्रोइका मतलब है पुनर्रचना। तो ग्लासनोस्त मतलब खुले द्वार की नीति मतलब यह है कि जब उन्होंने ये देखा कि व्यवस्था हमारी खतरे में पड़ गई तो अब हम क्या करें कि हमें क्या करना चाहिए, व्यापारिक गतिविधियों को ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए। अब उन्होंने फ्री करना छोड़ दिया। लेकिन कहते कि जब एक दरार व्यवस्था कायम हो गई, किसी चीज में दरार आ जाती है तो वो चीज टूट के ही रहती है। उसके लिए कितना भी लुभावने अवसर दो, कोई भी चीज होता है तो वो टूटने से बचता नहीं, पूरा खत्म ही हो जाता है। तो वही वहां की जनता को छूट दे देगी, बोला कि तुम व्यापारिक गतिविधि में अपना जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन वहां की जनता ने नहीं माना उस चीज को। और पुनर्रचना का अर्थात ये है कि जो आंतरिक तौर पर जितनी भी गड़बड़ियां हुई वहां पर, जो भी पहले की व्यवस्थाएं रही हैं, उन व्यवस्थाओं ने जो कमी की, उन सभी चीज को सुधारने के लिए पुनर्रचना को मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा ये सब संचालित किया गया। लेकिन फिर भी जो है सोवियत संघ का ये खंडन होके ही माना। फिर इसके बाद बाकी एक प्रमुख जो पॉइंट आता है, कई बार एक नंबर क्वेश्चन में पूछ लेता है
कि रूस की संसद का नाम क्या है, तो रूस की संसद जो प्रमुख है वो कौन सा, उसका नाम है ड्यूमा। यहां पर रूसी संसद या रूसी पार्लियामेंट जो है उसका नाम क्या है, ड्यूमा, रूसी संसद, ड्यूमा। यहां पर इसका नाम क्या है, ड्यूमा। अब अगला जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है, वो क्या है, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी आपने कई बार सुना होगा, कहते हैं ना कि शॉक दे दो, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब यह होता है कि किसी को जब दर्द तुमने दिया है तो दवा भी तुम ही देना, इस तरह से इसको कहा जा सकता है कि अर्थात पहले क्या किया तुमने, चोट तो हमें दे दी है, अब तुम ही हमारा ट्रीटमेंट करो, ठीक है, उस तरीके से। तो जैसे यहां पर एक सोवियत संघ के विपक्ष में कौन खड़ा हुआ था, अमेरिका। इसने क्या किया था कि एक इसकी विचारधारा क्या थी, आघात पहुंचा के उपचार करना, समझो ये था शॉक थेरेपी का मतलब, कि यहां पे चोट किसने दी थी, एक तरीके से अमेरिका इसके अगेंस्ट था, तो चोट उसको अमेरिका से मिली थी, और उपचार इसको किसने किया, अमेरिका ने ही उपचार किया। वो कैसे हुआ कि ये देखा गया कि जैसे मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप, यहां के देशों में क्या किया गया, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में पूंजीवाद का एक संक्रमण काल का जो विकास मॉडल था, जो पहले साम्यवादी व्यवस्था था, और वो क्या हुआ मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में अब क्या हुआ, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया। ये किसके तर्ज पर हुआ था, ये क्या किया, वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस बात को निर्धारित किया कि ठीक है अब तुम्हें क्या करना होगा, अब तुम्हें साम्यवाद को छोड़ करके मध्य एशिया के देश और पूर्वी यूरोप के देशों को अब क्या होगा, कौन सी व्यवस्था अपनानी पड़ेगी, पूंजीवादी व्यवस्था अपनानी पड़ेगी। वो व्यवस्था जो साम्यवादी को हटा करके अब इसने अपनी प्लेस वैल्यू ऐड कर दिया है, किसके थ्रू, आईएमएफ और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा वर्ल्ड बैंक, इनके द्वारा। तो इस तरीके से यहां पर इसे ही शॉक थेरेपी कहा जाता है। अब शॉक थेरेपी का विशेष रूप से क्या एक परिणाम निकला, इसके अगर हम परिणाम की बात करते हैं, शॉक थेरेपी परिणाम की बात करते हैं, तो यहां पे क्या हुआ, शॉक थेरेपी से क्या हुआ, जब पूंजीवादी व्यवस्था जब कायम हो गई है तब क्या होगा, पूंजीवादी व्यवस्था के कायम होने के बाद क्या होगा, वो व्यवस्था सारी खत्म हो जाएगी, उसके बदले में उसकी जगह कौन ले लेगा, वो ले लेगा कौन, सीधा साम्यवादी व्यवस्था के बाद पूंजीवादी व्यवस्था। अब इसमें क्या किया गया, इससे परिणाम क्या हुआ, जो साम्यवादी व्यवस्था के अंदर जितने भी यहां पर उद्योग धंधे सारे वो चौपट हो गए, सारे उद्योग धंधे चौपट कर दिए, उद्योग धंधे चौपट हो गए, क्योंकि क्या किया गया कि पूंजीवादी व्यवस्था अपने तर्ज पर उसका विकास करेगी, ठीक है, तो ये चौपट हो गया। और उसके बाद दूसरा जो हमारा औद्योगिक ढांचा एक तरीके से वहां का था वो चरमरा गया, यहां पे जो औद्योगिक ढांचा वो चरमरा गया, अगला पॉइंट। फिर इसके बाद जो रूस की मुद्रा थी रूबल, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में गिरावट आ गई, तो जाहिर सी बात है ना, तो पूंजीवादी व्यवस्था उसके सामने खड़ी हो गई, तो अर्थात इसने क्या किया कि इसकी वैल्यू खत्म कर दी साम्यवाद की, अब पूंजीवाद की वैल्यू ले ली, तो उसने क्या किया, इस तरीके से यहां पर हुआ, रूस की मुद्रा प्रमुख जो उसका नाम क्या है, रूबल, तो उसमें गिरावट आ गई, और जो वहां के मोस्टली जो उद्योग धंधे थे वहां पर लगभग 90% उद्योग धंधे, उनके ऊपर क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन हो गया, उनका पूंजीवाद हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर हमारा जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा दो ध्रुवीयता का एक जो अंत, यहां तक आपको पूरा अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। और उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा अफगानिस्तान संकट होगा, जो संकट समयकाल 1979 टू 89 का देखा जाता है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे उसको। थैंक यू।